Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the 12th lecture on the course Organizational Behavior. Let's have a very quick recap from lecture 11 and then we move to the 12th lecture, because again we have some heavy contents for the 12th lecture. So we'll try to speed up a little bit. So during the lecture 11, we discussed what is power. We discussed contrasting between the leadership and the power. So what are the differences between the two constructs, the leadership and the power? We discussed the basis of power, right? Then we discussed the dependency, the key to power, the dependency postulate. We discussed the power tactics. We also had a discussion on factors that influence the choice and effectiveness of power tactics. Then we discussed the political behavior. We discussed the determinants of political behavior. We also discussed the influences of political behavior, and lastly we discussed organizational policies and resource allocations. So of course ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की बड़ी डिटेल में. पावर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, पावर एंड पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर्स के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है. द एम्प्लॉयज़ दैट आर जो ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं वो किस तरह के उससे बेनिफिट्स क्या रीप कर सकते हैं, डाउन साइड्स क्या हो सकती हैं. द एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट दैट पॉलिटिकल या उनके पॉलिटिकल स्किल्स वीकर होती हैं, तो उनको क्या इम्प्लीकेशंस फेस करनी पड़ती हैं पावर की, और पावर जो है वो पावर स्किल्स की या पॉलिटिकल स्किल्स की या पावर टैक्टिक्स की. ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें बहुत मार्जिन भी है रिसर्च का इन फ्यूचर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एथिक्स, जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट एट द वर्क प्लेस. तो ये सारी चीज़ें भी हम अगेन डिस्कस करेंगे. एथिक्स का एम्प्लॉय बिहेवियर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, जस्टिस को डिस्कस करेंगे. इसको अगेन विल सी कि जस्टिस के एम्प्लॉय बिहेवियर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, और फिर इसी तरह ही हम जब फेयर ट्रीटमेंट को देखेंगे तो उसमें भी हम यही देख रहे होंगे कि फेयर ट्रीटमेंट जो है वो उसके एम्प्लॉय बिहेवियर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बिकॉज वी आर ऑफ कोर्स स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो इसमें लर्निंग गोल्स क्या हैं आज के हमारे? एक तो ये है कि विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मेंट बाय एथिकल बिहेवियर एट वर्क, कि हमारी एथिकल बिहेवियर से मुराद क्या है हम ये देखेंगे. ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय इट, हाउ डू वी डिफाइन एथिकल बिहेवियर. देन वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट शेप एथिकल बिहेवियर एट वर्क. सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि व्हाट शेप्स एथिकल बिहेवियर. वी शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि हाउ एथिकल बिहेवियर इज शेप्ड, सो दैट उन फैक्टर्स को आप प्रोमोट कर सकें, इन्हांस कर सकें. आर दे पॉसिबल टू बी इन्हांस्ड, उन फैक्टर्स को फ्लरिश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, सो दैट ethical behavior can also be enhanced. Then we'll describe at least 4 specific ways in which management can influence ethical behavior at work. ठीक है, तो four different ways that can or 4 different ways or behaviors by which the ethical behavior can be influenced. We'll be discussing those factors. Then we'll employ fair disciplinary practices. We'll list at least 4 important factors in managing dismissals effectively. तो इन रिस्पॉन्स टू दिस सब एथिकल बिहेवियर को हम देखेंगे कि क्या है, कैसे शेप अप होता है, क्या उसके इन्फ्लुएंसेस हैं. उसके बाद हम थोड़ा सा इसको लिंक करेंगे जस्टिस के साथ, एथिक्स को. विल लिंक द एथिक्स विद जस्टिस, दैट हाउ एथिक्स और एथिकल बिहेवियर इज लिंक्ड अप विद द जस्टिस. देन विल बी सीइंग कि अगर वो एथिक्स जस्टिस के साथ लिंक्ड अप है और अगर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट परसीविंग जस्टिस, तो फिर वो उसके आउटकम्स को, ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है, हाउ द जस्टिस और द परसेप्शंस ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस आर इन्फ्लुएंसिंग और विल इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज बिहेवियर. ठीक है, सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो एम्प्लॉय बिहेवियर को जस्टिस कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, एम्प्लॉयज़ के क्या आउटकम्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे. उसमें फिर ये है कि समटाइम्स आपके जो फेयर ट्रीटमेंट अगर एम्प्लॉयज़ परसीव नहीं करते तो उनके बड़े नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं. दे कैन बी वायलेंट एंड दे कैन बी एंग्री एंड देयर कैन बी अ नंबर ऑफ अदर हार्ड आउटकम्स ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल और द एम्प्लॉयज़ बिहेवियर. फिर उन आउटकम्स को आपने कैसे ट्रीट करना है. समटाइम्स दोज आउटकम्स माइट बी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय
and sometimes they might be fair on the part of the employees but unfair labor practices might be used on the part of the employer, ठीक है, और जो employee है उसके part के ऊपर they might be justifiable. तो अगर इस तरह के केस हों तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है, ठीक है, उसमें किस तरह का मिसकॉन्डक्ट किस तरह क्या है, किस तरह की पेनल्टीज होंगी, whether you have to terminate the employee and in case if you have to terminate the employee तो फिर उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, टर्मिनेशन का क्या प्रोसीजर फॉलो होगा in order to take in positive behavior from the employee, because otherwise employees जो हैं they can be very violent, they can be harmful, they can harm organizational resources, they can harm individuals, they can harm employees within the organization, they can harm the managers who are giving them the news. So in terms of their behavior they can be so aggressive and they can be so violent if organization takes any such extreme step against the employees who are showing inappropriate unethical behaviors, such as the organization might have to terminate those employees. तो फिर उस केस में what are the best ways to terminate the employees, हम ये कुछ देखेंगे कि उसके लिए हमारे पास क्या गाइडलाइंस हैं, और हम ये देखेंगे कि हम एक जो है वो डिजायरेबल बिहेवियर्स को कैसे इनकरेज कर सकते हैं, या हाउ वी कैन drop desirable behaviors from the employees. Okay, now we start off with ethics and fair treatment at work. First we see what ethics is. तो ethics आपके ख्याल में what is ethics? क्या आप लोगों की understanding है ethics के बारे में? Do you have an understanding of what ethics is? Okay, ethics basically is the principles of conduct governing an individual or a group, specifically the standards you use to decide what your conduct should be. So it is basically it is a certain set of principles that governs or an individual or a group's behavior. That is it. Basically these are ethics. They are the basically standards हैं कुछ जो आपको ये बताते हैं कि your behavior or your conduct should be like this and it should not be like this. ठीक है, तो these are certain standards of what is desired and what is undesired behavior. So ethical behavior depends on the person's frame of reference. तो of course it also depends upon the person's frame of. तो किन किन चीजों पे depend करता है other than a person's frame of reference? It of course depends on a number of things. लेकिन ethics है क्या? Ethics ये है कि how it is basically certain principles, it is a certain code and it is certain standards that are guide for an individual or a group on how you have to behave. What is a desired way of behavior, what is right and what is wrong. ठीक है, ये तो एथिक्स हो गया. अब वो एथिक्स जो है वो किस किस चीज़ों के ऊपर एथिकल बिहेवियर डिपेंड करता है, इसकी ऑफ कोर्स ऑन अ पर्सन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो करता है, ऑन अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल. तो इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे. Then we have there is a very interesting quiz of Wall Street Journal Workplace which I would like actually to share with you people here. ठीक है, ये एक एथिक्स का क्विज था. इसमें बेसिकली आपको देखें, क्योंकि हमने एथिक्स को इस तरह से डिफाइन किया कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो अब ये जजमेंट समटाइम्स बड़ी नॉर्मेटिव भी हो सकती है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है. टू पर्सन्स एंड वन ऑफ दोज टू पर्सन्स माइट बी सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग एंड द अदर वन माइट बी सेइंग दैट दिस इज राइट. तो उन दोनों के वाई, बिकॉज उन दोनों के शायद एथिक्स के स्टैंडर्ड्स दोनों के डिफरेंट हैं. They have different ethical standards. तो एक बंदा जिसको वो ठीक लग रहा है दूसरे को it might be looking unethical. ठीक है, so they have different ethical standards and as a result of that उनकी judgments जो हैं वो different हो सकती हैं about the same issue or about the same ethical dilemma. तो ethical dilemma क्या होता है? Ethical dilemma वो is an ethical situation in which you don't know that what you should do or what you have to do. ये क्या सही है और क्या गलत है. Ethical dilemma हम उसको बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये वाला जो बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल का क्विज है, एथिक्स क्विज है, ये आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद भी यही है कि हम ये देखें और अंडरस्टैंड करें कि हाउ अंडर डिफरेंट एथिकल सिचुएशंस में डिफरेंट पीपल कैसे रिएक्ट डिफरेंटली करते हैं. या ये जो क्विज है इस पे सबके ये जब क्विज लिया गया तो इसमें क्या है कि ये बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल का क्विज है 1999 का, राइट. एंड it was collected cross sectionally of workers at large companies and nationwide. ठीक है, और ये बेसिकली जो सर्वे इसमें मैं आपको रैंडमली कुछ क्वेश्चंस इसके पढ़ के सुनाती हूँ. जैसे ऑफिस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इज इट रॉन्ग टू यूज कंपनी ईमेल फॉर पर्सनल रीजंस. सो व्हाट वुड यू से इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन? इज इट रॉन्ग टू यूज द कंपनीज ईमेल फॉर पर्सनल रीजंस? या ओके, योर आंसर माइट बी yes, it is wrong. But some of your colleagues, co-workers, friends' answers might be
No, it's not wrong, because when the company has given you a facility, it has given you an email, and it has not asked you explicitly, or it has not stopped you from using it for personal reasons, then you can use it. It is not unethical, right? But another person who says that yes, it is wrong, you might be saying that even whether company has said it is has given any instructions on not to use it or not, but since it is a company's email address, so we should use our personal email address for personal emails, and company's email should be used only for company reasons and only for official transactions or official exchange or communication, right? So different people can have different claims to that. They can have different points of view, they can have different arguments for yes or no statements, whether it is right or it is wrong. So why is it that different people have different statements on this same question? That is because they have their different ethical standards. Different people have different ethical standards, and they have different perceptions of what is right and what is wrong. ठीक है, उनकी परसेप्शंस भी डिफरेंट हो सकती हैं. तो जैसे कुछ कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी जो कंपनी ईमेल एड्रेस है उसको वाकई बैन किया होता है फॉर पर्सनल रीजंस, आप नहीं यूज कर सकते. ठीक है, तो वो उसमें फॉर एग्जांपल इफ यू फ्रॉम द कंपनी ईमेल इफ यू ट्राई टू सेंड ईमेल्स टू द पर्सनल ईमेल एड्रेसेस सच एज याहू पे या हॉटमेल पे या कहीं भी किसी भी और पर्सनल अकाउंट पे अगर आप भेजने की कोशिश करें तो वो ईमेल जो है दैट बाउंसेस बैक. ठीक है, it comes back to you and it says that it's not allowed to send it to the personal email ID. ठीक है, इसी तरह इफ यू रिसीव आप अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के ऊपर रिसीव भी नहीं कर सकते. तो ये कंपनी ने क्या किया हुआ है, कंपनी ने स्टॉप किया हुआ है, बैन लगाया हुआ है, राइट, इट इज ब्लॉक्ड. समटाइम्स ऑफ कोर्स कंपनी की इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि इस तरह के जब एलिमेंट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के इश्यूज जो हैं, उसमें एक तो ये है कि कंपनी पॉलिसी आप देखें, कंपनी का एथिक्स कोड क्या कहता है, कंपनी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या कहता है, व्हाट इज द कंपनी पॉलिसी से. तो वट एवर द कंपनी पॉलिसी सेज यू हैव टू अबाइड बाय दैट. अगर कंपनी आपको नहीं अलाउ करती है, अगर आप फिर यूज़ करेंगे तो दैट विल बी अनएथिकल. ठीक है, और एक चीज़ तो ये हो गई. कुछ कंपनीज ने जैसे बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स लगाए होते हैं इवन कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके ईमेल्स पे, ऑफिशियल ईमेल के ऊपर भी दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग चेक्स, बिकॉज दे थिंक दैट ये जो ऑफिशियल ईमेल है ये प्रॉपर्टी है, उस कंपनी की प्रॉपर्टी है, और वो उसको दे कैन सी व्हाट द सेंडर हैज सेंट. ठीक है, तो वो उसके कंटेंट्स को भी एनालाइज करते हैं. some people they object that it's not right because it is confidential. जो emails हैं वो confidential होती हैं, but the company thinks that since it is official and it's official document, therefore इसमें there is no element of confidentiality in that. राइट तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिलेमा. ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हेन यू डोंट हैव कंसेंसस और व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग और हाउ शुड यू बिहेव, दैट सिचुएशंस आर कॉल्ड एथिकल डिलेमास. लेकिन ऑफ कोर्स जनरली जब आपके पास गाइडलाइंस मौजूद हैं तो आपको उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए. और जैसे मैंने आपको बताया कि एथिक्स कोड हर कंपनी का डिफरेंट होता है और हो सकता है फ्रॉम द अदर कंपनीज. एक कंपनी का एथिक्स कोड माइट बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर कंपनी. जैसे मैंने आपको ये ऑफिस टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दी कि एक कंपनी के लिए तो इट माइट बी अनएथिकल टू यूज इट, बट फॉर अदर कंपनी इट माइट बी कम्प्लीटली एथिकल. वो अलाउ भी करती है, एथिकल भी है, वो कोई चेक्स भी नहीं रखती. ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी. कुछ कंपनीज जो सेंसिटिव नेचर में होती हैं, सेंसिटिव जिनके बिजनेसेस होते हैं या सेंसिटिव ट्रांजेक्शंस होती हैं, दे माइट हैव मोर स्ट्रॉन्गर चेक्स. वो शायद इस तरह के अलाउ भी ना करें, वो उनको ज़्यादा शायद इंटरवेंशंस भी वो उनकी ज़्यादा हों, मॉनिटरिंग भी ज़्यादा हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. बट आपने जब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया इसमें आपने ये देखा होगा कि कुछ ने यस कहा होगा, कुछ ने नो कहा होगा. तो उसकी रीज़न ये है कि हर किसी के अपने डिफरेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये दे आर बेस्ड बेसिकली ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर ये बेस होते हैं जो इनको डिटर्मिन कर रहे होते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स को. ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर बेसिकली डिटर्मिनिंग द एथिकल स्टैंडर्ड. दैट इज व्हाई एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट एथिकल स्टैंडर्ड, और जो उसका डिसीजन है वो डिफरेंट होता है. एथिकल डिसीजन मेकिंग, समटाइम्स सम individuals do make ethical decision making that because they have very high ethical standards, and some other individuals they do not do make ethical decision making क्योंकि उनके ethical standards जो हैं वो low हैं. ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ गई. उसके बाद एक आधी आपके लिए और मैं यहाँ से एग्जांपल पढ़ लेती हूँ and then we move forward. ठीक है, फॉर एग्जांपल इज a $50 gift to boss unacceptable? ठीक है, is it okay to take $120 pair of theater tickets?
ठीक है। और फिर आ गया, इज इट रॉन्ग टू यूज ऑफिस इक्विपमेंट टू डू इंटरनेट शॉपिंग। ठीक है, ऑफिस में बैठ के हम अक्सर इंटरनेट सर्फिंग कर रहे होते हैं, नेट सर्फिंग कर रहे होते हैं, इधर की चीज़ें, कोई अपनी पर्सनल चीज़ें देख रहे होते हैं इन आवर फ्री टाइम। ठीक है, व्हेन वी आर फ्री, व्हेन वी डोंट हैव वर्क एट ऑफिस। तो अब यहाँ पे एक अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। सम ऑफ द पीपल दे विल से दैट नो, यू आर यूजिंग कंपनी रिसोर्सेज, ऑफिशियल रिसोर्सेज, एंड यू आर डूइंग पर्सनल नेट सर्फिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट एथिकल। एंड सम अदर से दैट ओके, यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी कंपनी को नहीं लग रही है, तो इफ़ यू अगर आप अपने पर्सनल उसके लिए उस एक्स्ट्रा टाइम को जिसमें अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं इन अ वे दैट इज़ बेनिफिशियल टू यू, ठीक है, तो देर इज़ नो हार्म टू द कंपनी, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो देयरफॉर देखें यहाँ पे एक एथिकल डिलेमा वाली बात है, व्हाट यू शुड डू, शुड इट बी डन और शुड इट नॉट बी डन, बिकॉज बोथ द साइड, जो दोनों आर्गुमेंट्स हैं, दे हैव देयर ओन वेटेज। ठीक है, तो अब इसमें ये इट इज़ एन एथिकल डिलेमा। अब जब एथिकल डिलेमास आ जाएं तो व्हाट द कंपनी शुड डू, इसी से रिलेटेड मैं आपको पहले हम ये फैक्टर्स देख लेते हैं जो एथिकल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी, बड़े इंटरेस्टिंग रियल केस आपके साथ में शेयर करूंगी अबाउट द एथिकल डिलेमास, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज़ तो आगे इसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एथिकल डिसीजंस को, एक तो उसमें नॉर्मेटिव जजमेंट्स आ गई कि हाउ यू जज वेदर समथिंग इज एथिकल और अनएथिकल। जैसे मैंने आपको भी ऑफिस इक्विपमेंट की एग्जांपल दी कि वेदर यू विल यूज इट और नॉट, तो आपको क्या लगता है, इज इट एथिकल और इज इट नॉट, आपके नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो दैट इज दैट जजिंग समथिंग एज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, बेटर और वर्स। सो नॉर्मेटिव जजमेंट्स जो हैं वो आपके बेसिकली कहाँ से अराइज हो रही होती हैं, आपकी बेसिकली कल्चरल या इधर उधर की जो आप लर्न करते हैं फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, फ्रॉम योर फैमिली, अपने घर के साथ इंटरेक्शन के साथ, ठीक है, अपने बचपन में या ये बड़े होके अपने कोवर्कर्स, कलीग्स के साथ या अपने कल्चर में ओवरऑल, ये जो आपकी अपनी जजमेंट्स फॉर्म करते हैं उन सारे इंटरेक्शंस की बेस के ऊपर, दे आर बेसिकली योर नॉर्मेटिव जजमेंट्स। ठीक है, तो हाउ यू शुड बिहेव। तो इसमें ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल कि जितनी ज़्यादा एथिकल स्टैंडर्ड्स हाई आपके अपने फैमिली में होंगे या आपके इधर उधर होंगे, आपके मिलने वालों के साथ होंगे, जिनके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ होंगे, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी नॉर्मेटिव जजमेंट्स भी उतने ही यू कैन से तो एथिकल होंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्टर है वो है मॉरल स्टैंडर्ड्स, द स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी। सो सोसाइटीज स्टैंडर्ड्स, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर बिहेवियर्स दैट हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज टू इट्स वेल बीइंग, यानी कि जो सोसाइटी ने के स्टैंडर्ड्स हैं टू अबाउट द मॉरल बिहेवियर्स, अबाउट द मॉरल एक्टिंग, दैट इज द मॉरल स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी। सो बिहेवियर्स दैट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड और चेंज्ड बट डिसीजंस ऑफ अथॉरिटेटिव बॉडीज and behaviors that override self-interest, right? So these are the basically moral standards हैं, जो standards which are accepted and set by the society and that cannot be changed because of the overriding self-interest। ये एक तो ये फैक्टर हो गया कि आपकी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजंस को। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एथिक्स एंड फेयर ट्रीटमेंट एट वर्क। तो इससे बिफोर दिस वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एथिक्स इज लिंक्ड टू लॉ। ठीक है, एथिक्स और लॉ का क्या रिलेशनशिप है, दिस इज एन एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। व्हाट डू यू थिंक, इज एथिक्स रिलेटेड टू लॉ और इट्स नॉट रिलेटेड टू लॉ, क्या रिलेशनशिप हो सकता है एथिक्स और लॉ का? ओके, सो you have your own different ideas, so let me tell you कि ethics जो है there can be all the different situations, there can be something which is a behavior or anything can be legal but unethical। ये इसमें आप इस स्लाइड में देखें, आपको नीचे 4 तरह की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं एंड एनी ऑफ द पॉसिबिलिटीज कैन होल्ड। अ बिहेवियर में भी लीगल बट अनएथिकल, दूसरी ये है कि अ बिहेवियर में भी इलीगल बट एथिकल, तीसरी ये है कि अ बिहेवियर में भी बोथ लीगल एंड एथिकल, और उससे अगली ये है कि अ बिहेवियर में भी बोथ इलीगल एंड अनएथिकल। ठीक है, तो एक कोई भी बिहेवियर है वो इट कैन बी बोथ इलीगल एंड अनएथिकल, वो इलीगल भी है और अनएथिकल भी है। दूसरी चीज ये है कि बिहेवियर जो है वो लीगल और एथिकल दोनों भी हो सकते हैं। तीसरी ये है कि उनमें से एक हो, इधर लीगल हो और अनएथिकल हो या इलीगल हो बट एथिकल हो। तो यहाँ पर आपको इन चारों की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इन चारों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और इन चारों के लिए एग्जांपल्स ढूंढनी है फ्रॉम अराउंड। ठीक है, इधर उधर नजर दौड़ाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें एंड फाइंड आउट द एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ दीज 4 केसेस। एक एग्जांपल तो मैं आपको दे रही हूं यहां पे,
which is dismissing a 58-year-old employee with 30 years tenure without notice or cause may be unethical but definitely legal. आप किसी को भी डिसमिस तो कर सकते हैं, जिसकी 50 साल की सर्विस है, इवन उसको भी आप डिसमिस कर सकते हैं अगर वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीट नहीं कर रहा, ड्यू टू कोई भी रीजंस हैं जो है जस्ट कॉज या कोई भी रीजन की वजह से, जिसकी एक जस्टिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसको वो सपोर्ट कर सकती है लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, आप किसी को भी डिसमिस कर सकते हैं, वेदर दैट पर्सन हैज 50 ईयर्स सर्विस या जितनी भी उसके आपके पास सर्विस हो, जितना भी लॉयल हो कंपनी के साथ, जो भी हो, आप उसको डिसमिस कर सकते हैं इफ यू हैव अ ग्राउंड, इफ यू हैव अ रीजनिंग, ठीक है। बट इतनी सर्विस के साथ इतने लॉयल एम्प्लॉय को अगर आप डिसमिस करें तो दैट माइट बी अनएथिकल। तो ये एक ऐसा केस होगा जो कि लीगल तो होगा, लीगल आपके पास लीगल राइट्स तो हैं उसको डिसमिस करने के, बट दैट वुड बी अनएथिकल। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फेयर ट्रीटमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड फेयर ट्रीटमेंट एंड जस्टिस, तो इसके लिए पहले मैं आपको बताती हूँ जस्टिस की डिफरेंट टाइप्स बताती हूँ, उनकी एग्जांपल्स देती हूँ, सो दैट आपको पहले फेमिलियरिटी हो विद व्हाट जस्टिस इज, राइट। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि वो कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेयर ट्रीटमेंट कैसे रिलेटेड है और जस्टिस के साथ, एथिक्स के साथ एंड सो ऑन। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का लिटरेचर अगर हम उठा के देखें तो इट इज़ जो ओल्डर वर्जन है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का, जब इसने डेवलप करना शुरू किया इस लिटरेचर ने, तो उस वक्त तो एक यूनिडायमेंशनल था ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस ही। उसके बाद इसकी 2 डायमेंशनल व्यू आया विच वाज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड प्रोसीजरल जस्टिस। फिर उसके बाद फर्दर जब रिसर्च में डेवलपमेंट हुई तो इसका 3 डायमेंशनल व्यू आया, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरैक्शनल जस्टिस। जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट है दैट इज इन 2001 कोलकोट गिव 4 डायमेंशनल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, interpersonal justice and informational justice. So what he did was that he divided interactional justice into 2 further subdimensions. One is the interpersonal and the other one is the informational. ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इन चारों डायमेंशंस को लेट्स एक्सप्लेन व्हाट दीज 4 डायमेंशंस आर, व्हाट डू वी मीन बाय देम। पहली तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को देख लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जस्ट एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन में जस्टिस, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आउटकम्स हैं हाउ फेयरली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव एज द नेम इंडिकेट्स इट इज रिगार्डिंग द फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स, ठीक है। या कोई भी रिजल्ट हैं, कोई भी आउटकम्स हैं, वट एवर द आउटकम्स, नॉट नेसेसरली द मॉनिटरी आउटकम्स, या कोई भी आउटकम्स हो, कोई भी रिजल्ट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, एनी आउटकम, ठीक है, नॉट नेसेसरली मॉनिटरी बट एनी अदर आउटकम्स, ठीक है। तो जो भी आउटकम्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना एक जर्नल में पेपर भेजा, उसने मेरा पेपर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये एक आउटकम है, मॉनिटरी आउटकम नहीं है, बट इट्स जस्ट एन आउटकम। अब वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि मेरे कोलीग का पेपर एक्सेप्ट हो गया, मेरा रिजेक्ट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ, मेरी इनपुट आउटपुट, मेरी कंट्रीब्यूशन उसमें कितनी थी, मेरे कॉलीग की कितनी थी, मेरे पेपर की क्वालिटी कैसी है, उसकी कैसी है, ठीक है, और मेरा नेट रिजल्ट, मुझे क्या मिला, मुझे क्या आउटकम मिला, मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया, तो ठीक है, ये एक आउटकम है। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये देखते हैं कि आउटकम्स जो हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। तो अगर आउटकम्स फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए तो इसका मतलब ये होगा कि आपको आपके माइंड में फेयरनेस की परसेप्शंस नहीं रहेंगी, अनफेयरनेस की परसेप्शंस आ जाएंगी इन द माइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। यू विल परसीव दैट यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली, यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड जस्टली, आपके पास जस्ट ट्रीटमेंट नहीं हुई, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव आपकी जो है इमेज आ जाएगा। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसके बाद जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो क्या है? Procedural justice is the fairness of the process by which the decision was reached. तो ये procedural justice, just as again its name indicates, it is related to the fairness in procedures. के जो procedures आपने use किए उनके कितनी fairness है, वो fair थे procedures या नहीं, ठीक है, वो valid procedures थे या नहीं। For example paper rejection की again example ले लें तो वो किस क्राइटेरिया को यूज करके पेपर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है एक जर्नल,
व्हाट इज द क्राइटेरिया, डू दे हैव सेट अ क्राइटेरिया, ये सिर्फ नॉर्मेटिव जजमेंट्स हैं, क्या वो सिर्फ नॉर्मेटिव जजमेंट्स हैं या कोई ऑब्जेक्टिवली सेट क्राइटेरिया भी है कि इस पार्ट को इसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसको वो इसकी स्ट्रेंथ को वो इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन दे आर मेथोडोलॉजी को इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक लगाई है, क्या है क्या नहीं, वेटेज दे रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, मतलब उसका कोई सेट क्राइटेरिया है और वो वैलिड क्राइटेरिया है उस चीज़ को मेजर करने का, मतलब अगर वो उन्होंने वेटेज एक चीज़ को इतनी दी है तो इज इट वर्थ गिविंग दैट वेटेज, क्या उसकी वाकई इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसको उस पार्ट को या उस चीज़ को इतनी वेटेज दी जाए। तो दिस इज ऑल द वैलिडिटी ऑफ द स्केल कि आपने किस क्राइटेरिया पे किस प्रोसीजर को यूज करके उस डिसीजन पे आप यू रीच्ड एट दैट डिसीजन एंड जो प्रोसीजर आपने यूज किया वो कितना वैलिड है और वो कितना जस्ट प्रोसीजर है, ठीक है। उसकी वैलिडिटी एक तो यू शुड मेक श्योर दैट द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच यू आर यूजिंग टू अराइव एट एन आउटकम, ठीक है, या जो प्रोसीजर आप यूज कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी शुड बी इंश्योर्ड, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा कि आपका इट मीन्स के प्रोसीजर फेयर नहीं था, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि यू आर नॉट यूजिंग द राइट वे टू अराइव एट अ डिसीजन, आप एक राइट कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे, तो आप हाउ कैन यू अराइव एट अ राइट डिसीजन, ठीक है। या वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज कर रहे हैं वो तो एक्चुअली इसको मेजर ही नहीं कर रहा, ठीक है, और या वो उसकी एक अच्छी मेजर नहीं है उस चीज की, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम आप अपनी जो रिजेक्शन डिसीजंस हैं या एक्सेप्टेंस डिसीजंस हैं, कोई जर्नल वो इस बेस के ऊपर कर रहा है कि उस पेपर ने कितनी उस जर्नल जिस जर्नल में वो सबमिट हुआ उसी जर्नल के कितने रेफरेंसेस उस पेपर ने दिए हैं, ठीक है, अगर ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो, ठीक है, तो इस बेस के ऊपर अगर आप रिजेक्ट करें तो इट मे नॉट बी अ गुड वैलिड क्राइटेरिया, एक अच्छा प्रोसीजर या वैलिड प्रोसीजर हो सकता है कि ये एक ना हो इस चीज़ को असेस, उस पेपर की क्वालिटी को असेस करने के लिए, ठीक है, इट माइट नॉट बी अ गुड क्राइटेरिया। देयरफॉर जो वैलिडिटी इंस्ट्रूमेंट की है, क्या क्राइटेरिया आप यूज़ करें, क्या प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए और वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। अगर वो क्लियर और जस्टिफाइबल नहीं है तो इट मीन्स कि आप सही डिसीजंस पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप देख लें, ऑफन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो है वो फ्लॉड होते हैं, ठीक है, वाई, बिकॉज वो आपकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस में या पे रिलेटेड परफॉर्मेंस के ऊपर, जब पेज को परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया होता है तो उसका जो एक लिमिटेशन है वो यही है कि जब आप पे को परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस जो हैं वो बेस कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे, तो फिर आप क्या है कि आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो वैलिड होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसको आपने कैसे बनाया है, क्या उसमें डिफरेंट आपने वेटेजेस, क्या स्कोर्स रखे हैं, देयर शुड बी अ वैलिडिटी, और वो वाकई इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस के ही होने चाहिए। इट्स नॉट दैट कि वो कुछ किसी और चीज़ को मेजर कर रहे हों, या जो परफॉर्मेंस के ट्रू इंडिकेटर्स हैं, एक्चुअल इंडिकेटर्स हैं, जिनको जितनी वेटेज मिलनी चाहिए उनको उतनी वेटेज ना मिल रही हो। तो इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अराइव एट द राइट डिसीजंस। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो प्रोसीजर है टू अराइव एट दैट डिसीजन, दिस इज बेसिकली प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एम्प्लॉयज ये परसीव करें कि देयर इज प्रोसीजरल जस्टिस, यानी द प्रोसीजर्स दैट वर यूज्ड टू अराइव एट एन आउटकम दे आर फेयर, तो फिर उन एम्प्लॉयज की क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उस, या जो आउटकम्स हैं, अगर इवन द आउटकम्स, इफ द आउटकम्स आर नॉट फेवरेबल फॉर द एम्प्लॉयज, इवन देन अगर वो ये परसीव करें कि वो प्रोसीजर फेयर था, वैलिड इंस्ट्रूमेंट था, ठीक तरह से जजमेंट्स हुई हैं और यही आउटपुट बनती थी, यही आउटकम बनता था, तो फिर क्या है, वो इट विल बी मोर एक्सेप्टेबल फॉर द एम्प्लॉयज, बिकॉज देन वो ये परसीव करेंगे कि जस्टिस हुआ है, आउटकम हैज अराइव्ड विद जस्टिस, एंड ओके इफ इट हैज अराइव्ड विद जस्टिस, इफ इट इज दिस, इफ इवन इफ इट इज अनफेवरेबल, इट इज एक्सेप्टेबल। वो उनका इतना हार्ड रिएक्शन नहीं होगा इन दैट केस। बट इफ द एम्प्लॉयज परसीव कि फेयर प्रोसीजर्स ही नहीं यूज किए गए, जस्टिस नहीं हुआ इन द प्रोसीजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स वर नॉट वैलिड, ठीक है, उनकी वेटेज ठीक नहीं थी, और एनी अदर प्रोसीजर्स जो हैं वो जो भी प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन ने यूज किया टू अराइव एट द आउटकम, वो प्रोसीजर फ्लॉड था, वो प्रोसीजर जो है वो बैलेंस नहीं था, ठीक है, तो वो क्या है, दैट विल लीड टू अ यू कैन से दैट योर, तो इसलिए फिर वो वर्कर्स या एम्प्लॉयज ये परसीव करेंगे कि जब वो प्रोसीजर ही फेयर नहीं था, तो फिर वो एक तो प्रोसीजरल इनजस्टिस परसीव करेंगे, वो ये कहेंगे कि जो प्रोसीजर्स हैं दे आर नॉट यूज्ड फेयरली, जस्ट प्रोसीजर्स यूज नहीं हो रहे, तो ऑफ कोर्स फिर अल्टीमेटली जब प्रोसीजर्स ही फेयर यूज नहीं हो रहे तो आउटकम्स तो नेगेटिव और अनएक्सेप्टेबल होंगे, एंड देन द आउटकम्स विल बी मच मोर अनएक्सेप्टेबल फॉर द एम्प्लॉयज व्हेन दे परसीव दैट दीज आउटकम्स हैव बीन अराइव्ड बाय यूजिंग अनफेयर प्रोसीजर्स,
ठीक है, तो इसलिए एग्रेवेट हो जाएगी वो सिचुएशन। फिर उस सूरत में एम्प्लॉयज का वायलेंस, एंगर, रिजेंटमेंट जो है दैट कैन बी मच मोर। ठीक है, तो लेकिन अगर वो परसीव करते हैं कि प्रोसीजरल जस्टिस हो रहा है तो फिर उनका एंगर और रिजेंटमेंट माइट बी लेसर इन दैट केस। तो ये तो प्रोसीजरल जस्टिस हो गया। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शनल हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ना, इंफॉर्मेशनल एंड इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल बेसिकली क्या है? Interpersonal justice is the basically the degree to which your supervisor or your boss treats you with respect, love and care. That is interpersonal justice. कि वो आपका बॉस या सुपरवाइजर आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपके कैसे हैं विद योर सुपरवाइजर, वो आपको रिस्पेक्ट और लव के साथ या केयर के साथ ट्रीट कर रहा है या वो डिसरिस्पेक्ट के साथ आपको ट्रीट कर रहा है। तो समटाइम्स सुपरवाइजर्स दे डू ट्रीट यू विद डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, और आपके सो आप ये नेचुरली आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि आपके कोलीग्स को, कोवर्कर्स को किस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है, आपको किस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है। तो अगर यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, यू आर नॉट बीइंग केयर्ड, यू आर नॉट बीइंग ट्रस्टेड बट योर कोवर्कर इज, देन क्या होगा कि अगेन इट विल रीप इनजस्टिस इन द आईज ऑफ योर इन योर आईज एंड दैट विल लीड टू नेगेटिव आउटकम्स। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है जस्टिस का वो है इंफॉर्मेशनल जस्टिस। तो इंफॉर्मेशनल जस्टिस में हमने ऑलरेडी वी सॉ कि इट इज अ सब डायमेंशन ऑफ इंटरेक्शनल जस्टिस। तो इंफॉर्मेशनल जस्टिस क्या है कि इट इज बेसिकली द रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एज द नेम इंडिकेट्स कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि इंफॉर्मेशन विद होल्ड तो नहीं हो रही, आपका सुपरवाइजर या आपका बॉस इंफॉर्मेशन को विद होल्ड तो नहीं कर रहा। इज द इंफॉर्मेशन रीचिंग यू, स्पेशली द इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू यू, इज दैट इंफॉर्मेशन रीचिंग यू इन टाइम और नॉट, ठीक है, और मतलब इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दैट इंफॉर्मेशन विच इज लिंक्ड टू यू। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपके साथ लिंक्ड नहीं है, अगर वो आपको नहीं मिल रही तो वो दैट मे नॉट बी, उससे तो शायद आप इनजस्टिस परसेप्शन आपके माइंड में नहीं आएगी। लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो आपसे लिंक्ड है वो भी अगर आपको नहीं मिल रही, जैसे इट माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट द इंफॉर्मेशन व्हेन some renowned कोई यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या कोई कॉन्फ्रेंस आती है, इंटरनेशनल रिनाउंड कॉन्फ्रेंस आती है विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू माई फील्ड। सो इफ़ आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ दैट बाय माई सुपरवाइजर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने इन्फॉर्मेशन विद होल्ड की, दैट विल, या उसने किसी और को, मेरे को वर्कर को बता दिया, मेरे कोलीग को बता दिया और मुझे नहीं बताया, तो उसमें क्या है कि मेरा आई विल परसीव कि उसने मेरे साथ इंफॉर्मेशनल इनजस्टिस किया है। ही हैज़ नॉट गिवन जस्टिस इन द स्प्रेड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस इज नॉट फेयर विद मी बिकॉज इट हैज़ कर्ब्ड माई चांस ऑफ गोइंग देयर। तो ये इंफॉर्मेशनल इनजस्टिस है, ठीक है, कि आप इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है अगर वो आप हाइड आउट करें फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, स्पेसिफिकली जिनके साथ वो लिंक्ड भी हो। ये देखें, ये एक बेसिकली स्केल है परसेप्शंस ऑफ फेयर इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट। सो इंटरपर्सनल जो जस्टिस है ये इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट का एक स्केल है, ठीक है। तो ये इसकी देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स इस स्केल की, तो जस्ट फॉर एज एन एग्जांपल ये यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक किया गया है। इसकी मैं एक दो आइटम्स आपके लिए पढ़ देती हूँ। जैसे सुपरवाइजर्स प्ले फेवरेट, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर इफ द प्ले फेवरेट्स तो अब क्या होगा, आपके माइंड में इनजस्टिस परसेप्शन ही आएगी ना क्या। देन सुपरवाइजर्स येल, स्पेशली आपके माइंड में उस वक्त इनजस्टिस परसेप्शन आएगी व्हेन यू आर नॉट, यू परसीव कि आप उन फेवरेट्स में से नहीं हैं। देन सुपरवाइजर्स येल एट एम्प्लॉइज, फिर उसके बाद एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड फेयरली। तो इसमें से कुछ रिवर्स कोडेड हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सुपरवाइजर्स threaten to fire or lay off employees, so this is not a fair treatment, not a fair interpersonal treatment, ठीक है। employees are treated with respect, ठीक है। employees suggestions are ignored, so ये सारी चीजें आ गई आपकी interpersonal treatment में। तो इसमें yes और no के थ्रू आप ये पता चलाएगा कि क्या आपकी perceptions हैं overall कि किस तरह की interpersonal treatment आप ले रहे हैं from your supervisor, ये क्या आपकी perceptions हैं। अच्छा, अब एथिकल बिहेवियर को क्या शेप चीज़ें करती हैं, ये हमने देखा कि इंडिविजुअल फैक्टर्स देखे, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, बॉस इन्फ्लुएंस है, एथिक्स पॉलिसीज एंड कोड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है एंड कोवर्कर इन्फ्लुएंस है। तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट देम। पहले हम ये देख लेते हैं एम्प्लॉइज एंड द एथिकल डिलेमास। मैंने आपको बताया था कि एथिकल डिलेमास जो हैं वो हो सकते हैं। सो क्वेश्चंस एम्प्लॉइज शुड आस्क व्हेन फेस्ड विद एथिकल डिलेमास। अगर आपके सामने कोई एथिकल डिलेमा, आप यू डोंट नो कि किस तरह क्या डिसीजन आपको करना चाहिए, किस में जाना चाहिए, तो
कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको चैलेंज करेंगे ऑन योर डिसीजन मेकिंग, वेदर यू आर मेकिंग द राइट डिसीजन, एथिकल डिसीजन और नॉट। एक चीज आप ये देखें, इज द एक्शन लीगल, देन इज इट राइट, हु विल बी अफेक्टेड, डज इट फिट द कंपनीज वैल्यूज, हाउ विल इट फील आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू हैव डन द डिसीजन, हाउ विल इट लुक लाइक, ठीक है, हाउ विल इट लुक लाइक इन द न्यूज़पेपर। सो इफ दैट डिसीजन, इफ दैट सिचुएशन इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर, तो वो उसको कैसे लेगी और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे आप पे, आपकी कंपनी पे, विल इट रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन द कंपनी। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल कॉजेज हैं एथिकल डिलेमास के, ये बेसिकली एक सर्वे था अगेन, और ये कंडक्ट हुआ जिसमें जो है एट ऑल लेवल किसी डिफरेंट कंपनीज में इसे कंडक्ट हुआ, और उसमें बेसिकली ना एट ऑल लेवल्स उन्होंने ये डाटा इकट्ठा किया, लोअर लेवल मैनेजर से भी, एम्प्लॉइज से भी, और 1 to 9 इसको रेट किया। तो 1 जो है वो बेसिकली ये कि हाईएस्ट प्रेशर के लिए कि आप एथिकल जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो कब करते हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं। तो इसमें ये जो 4 फैक्टर्स हमने बताए ना, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स हो सकते हैं, सुपरवाइजर का रोल हो सकता है, कोवर्कर्स का रोल इन्फ्लुएंस हो सकता है, इन वजह से आप अनएथिकल या एथिकल डिसीजंस करते हैं। तो ये उन्हीं 4 फैक्टर्स की डिफरेंट आइटम्स हैं, वो उनसे पूछी गई, और ये जानने की कोशिश बेसिकली एक सर्वे में की गई कि एम्प्लॉइज क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा वो अनएथिकल डिसीजंस या एथिकल कॉम्प्रोमाइजेज कब करते हैं, किन सिचुएशंस में, ईदर दैट इज ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर्स और ड्यू टू कंपनी और ड्यू टू सुपरवाइजर और ड्यू टू कोवर्कर्स। तो इसका जो रिजल्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग देखें। इसमें इन्होंने ये बताया कि हाईएस्ट जो 1 आप देखें एट द टॉप है, और सब जितने भी एट ऑल लेवल्स सबने 1 जो है वो मीटिंग स्केड्यूल प्रेशर को दिया, यानी सबसे ज्यादा प्रेशर उनको अपने स्केड्यूल्स को या अपने मीटिंग वगैरह के प्रेशर को मीट करने के लिए सबसे ज्यादा 1 उन्होंने उसको दिया कि हाईएस्ट एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस इस बात पे होते हैं कि दे वांट टू मीटिंग द स्केड्यूल प्रेशर्स। एंड नेक्स्ट जो सेकंड जो 2 दिया ज्यादा ने, वो ये था मीटिंग ओवरली एग्रेसिव फाइनेंशियल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंपनी रीजंस की वजह से जो कंपनी टारगेट्स देती है उसकी वजह से वो डेडलाइंस कंपनी के टारगेट्स और ओवरली एग्रेसिव जो टारगेट्स होते हैं कंपनी के, उनको मीट करने के लिए समटाइम्स इंडिविजुअल्स जो है वो अनएथिकल बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं, वो एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। और यहाँ पे ये स्टडी आपको, ये जो रिसर्च है ये आपको इंटरेस्टिंगली यही फाइंडिंग्स बता रही है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज ये कहते हैं कि वो एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस उस वक्त करते हैं जो कंपनी की तरफ से उनको प्रेशर्स होते हैं, डेडलाइंस मीट करनी है, उनको ये फियर होता है, दे वांट टू सिक्योर देयर जॉब, दे हैव दिस फियर दैट इफ दे डू नॉट मीट द डेडलाइंस इट कैन हैव सम स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देम, ठीक है, दैट्स व्हाई दे एंटर इनटू एथिकल डिलेमा कॉम्प्रोमाइजेस। फिर जो सुपरवाइजर की तरफ से समटाइम्स डेडलाइंस आती हैं, दे आल्सो लीड टू दीज एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है। फिर उसमें एक चीज जो इन्होंने दी है वो ये है कि सबसे लास्ट पे ड्यू टू इंडिविजुअल रीजंस, यानी इंडिविजुअल जो है वो अपनी करियर को की ग्रोथ के लिए या अपने करियर को प्रॉस्पर करने के लिए इस तरह के जो डिसीजंस एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस करता है, दैट इज द एट द लास्ट, यानी कि सबसे कम एम्प्लॉइज जो हैं वो अपने फॉर देयर ओन सेल्फ एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, बट दे डू एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस फॉर द कंपनी प्रेशर्स वगैरह को मीट करने के लिए सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस सर्वे की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बाहर कंडक्ट हुआ है पाकिस्तान में या हमारे जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे शायद इसकी एप्लीकेबिलिटी या रेलेवेंस इतनी ना हो जितनी बाहर के कंट्रीज में। तो जब अगर पाकिस्तान में इस तरह की स्टडी या रिसर्च की जाए तो हो सकता है उसके इट इज़ क्वाइट मच एक्सपेक्टेड कि उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हों। अब जो एथिक्स कोड है, इट इज नॉट नेसेसरी कि every company should have an ethics code, but it's not for sure कि हर कंपनी का होता है, but it should have, ठीक है, but most of the companies have ethics code। और आई थिंक कि ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी है कि एथिक्स कोड होना चाहिए आफ्टर द केस ऑफ दिस एनरॉन वगैरह का जो कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ था वर्ल्डकॉम और एनरॉन का। आई एम श्योर यू वुड बी फेमिलियर, एंड इफ यू आर नॉट फेमिलियर यू शुड गो थ्रू द केस स्टडीज, या इनकी वीडियोस भी अब तो अवेलेबल हैं, यू मस्ट सी देम, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी जो है नॉलेजेबल वीडियोस हैं इनकी, ये आप देखें और इनमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हुए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका एथिक्स कोड होगा तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका फ्रॉड नहीं होगा, वो फिर भी ऑफ कोर्स वो चांसेस तो रहेंगे, बट यू नो इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ एन अनएथिकल इंस्टेंसेस। ओके, देन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ के एथिकल डिसीजंस को या एथिकल डिसीजन मेकिंग को। तो इसमें आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सबसे पहले आ गया। सो द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर्स अ कंपनीज एम्प्लॉयज शेयर, ठीक है। सो यू आर ऑल फेमिलियर विद व्हाट कल्चर इज। सो इट्स द बेसिकली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर्स एंड नॉर्म्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिवेल करते हैं, वो उसका कल्चर होता है,
सो हाउ इज कल्चर रिवील्ड? इट इज रिवील्ड ऑफ कोर्स थ्रू ऑफिस का लेआउट किस तरह का है, सेरेमोनियल इवेंट्स किस तरह के हैं, ड्रेस कोड किस तरह का है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, कल्चरल सिंबल्स एंड बिहेवियर्स, फिगर हेड्स. सो ये सारे फैक्टर्स हैं. रिटन एंड स्पोकन जो रूल्स हैं, कमांड्स हैं, वर्ड्स जिस तरह के यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीजें जो हैं उसके कल्चर को डिपिक्ट करती हैं. और उसका कल्चर ऑफ कोर्स उसके जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, कि जितना कल्चर आपका एथिकल ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही आपका जो है वो बिहेवियर भी एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेड है कि वो एथिकल होगा. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज बिहेवियर. ओके, व्हाई मैनेजर्स दे नीड टू ट्रीट द एम्प्लॉयज फेयरली? क्योंकि हमने भी पढ़ा ना कि जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट. तो अब ऑफ कोर्स जस्टिस जो है, अगर फेयर ट्रीटमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन में या जस्टिस होगा तो उसके पॉजिटिव आउटकम्स होंगे एम्प्लॉय बिहेवियर की टर्म्स में, ठीक है. तो इसलिए अगर वो नहीं होगा तो नेगेटिव आउटकम्स होंगे. तो वो हम अभी आउटकम्स को भी देखते हैं आगे. यहाँ पे वाई टू ट्रीट एम्प्लॉयज फेयरली का आंसर जो है पीटर ड्रकर ने, हु इज द मैनेजमेंट गुरु, यू मस्ट बी फेमिलियर विद हिम, उसने बेसिकली इसका बताया था कि वी ट्रीट एम्प्लॉयज फेयरली बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयज, दे आर पीपल. So just because they're people, they're human beings, we need to treat them fairly. So we don't need any other reason. This means, ठीक है, it should be enough that they are people. Okay, अगर हम organizational terms में देखें तो employees को fair behavior इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि it will lead us to avoid employee litigation. So employees can go to litigation if they perceive कि organization ने fair decisions नहीं किए, injustice हुआ है organization के part पे. और इसलिए भी justice करना चाहिए क्योंकि अगर employees perceive करेंगे कि justice हो रहा है organization में तो it will enhance their commitment with the organization, it will enhance their loyalty with the organization, it will enhance their identification with the organization. It will enhance their chances to remain in the organization, right? It will enhance their satisfaction with the organization and with their leaders, and it will enhance the organizational citizenship behaviors. And then there are a number of other factors जिसके साथ justice related, turnover intentions lower हो जाती हैं, absenteeism lower हो जाती हैं, आपका जो overall behavior है वो improve कर जाता है, आपकी productivity increase हो जाती है, आपकी performance enhance कर जाती है. So there are a number of factors which are expected to be influenced by this, justice के और fair treatment से जो expected है कि वो influence होंगे. उसके बाद है हमारा दूसरा, there are a number of ethics activities हम देखते हैं अब ना, कि different जो activities हो रही होती हैं organization में, how they can be made ethical. तो इसमें फर्स्ट इज द स्टाफिंग एंड सिलेक्शन के ड्यूरिंग स्टाफिंग एंड सिलेक्शन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक एथिकल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती हैं या हाउ दैट प्रोसेस कैन बी एथिकल. सो फर्स्ट इज द फॉस्टरिंग द परसेप्शन ऑफ फेयरनेस इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग ऑफ पीपल by formal procedures, interpersonal treatment और providing explanation. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक टू वे कम्युनिकेशन जब आप हायर या सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो जो उस वक्त तो कैंडिडेट्स आपके प्रोस्पेक्टिव हैं. तो एक तो ये चीज़ है कि जो कंपनी है वो उसके राइट फ्रॉम द लैंग्वेज दैट द कंपनी यूजेस इन द एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट, जब वो एड्स वगैरह देती है फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स में, तो वहाँ से ये इमेज जाना शुरू होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है, इज दैट एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. ठीक है, तो वहां से ये इमेज जाना शुरू होता है टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. तो राइट फ्रॉम देयर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स लैंग्वेज should show to the prospective candidates that it is an ethical organization. ठीक है, उसके बाद जब सिलेक्शन और स्टाफिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एट दैट टाइम जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें एम्प्लॉइज जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं उसको फुल चांस मिलना चाहिए कि वो अपना केस प्रेजेंट कर सके. ठीक है, इट्स नॉट कि जो एम्प्लॉयर है वो उसको ही इज़ नॉट लिसनिंग टू द candidate or is not giving him sufficient chance to explain his case, to present himself. तो टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम बोथ द पार्टीज, नॉट ओनली कि एम्प्लॉयर नहीं कुछ बोल रहा बट ओनली द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट इज स्पीकिंग अप. एम्प्लॉयर शुड ऑल्सो अपनी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो भी बतानी चाहिए और उसकी वीकनेसेस भी बतानी चाहिए, सो दैट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट जो है वो एक तो वो मेंटेन हो और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसके बारे में जो है वो इंडिविजुअल को पता चले और इंडिविजुअल को ये अंदाज़ा करने में आसानी हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना फॉर एग्जांपल एथिकल कल्चर है, कितना उसका जो है वो फेयर कल्चर है, या किस किस्म का वो कल्चर है, और वो इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट इन होगा नहीं होगा वो इवेलुएट कर सके इसको ऑन फेयर ग्राउंड्स, ताकि जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में बनना है उसकी ब्रीच ना हो एट अ लेटर स्टेज.
ठीक है। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ स्टाफिंग एंड सिलेक्शन एक चीज तो ये आ गई। दूसरा ये है कि ट्रेनिंग के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग, हाउ टू रिकॉग्नाइज एथिकल डिलेमास, इसके ऊपर आपने आपको ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। उनको ये बताना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो सिचुएशंस इस तरह की वर्क प्लेस में आ सकती हैं विच कैन गिव राइज टू एथिकल डिलेमास एंड वी नीड टू कोप अप विद द एथिकल डिलेमास। और उनके लिए हाउ टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपरली। हम एथिक्स के ऊपर एक लेक्चर और भी करेंगे व्हेन वी डू आवर वन मोर लेक्चर ऑन द एथिक्स, तो फिर उसमें ये पता चलेगा कि जो एथिकल डिलेमास के ऊपर हम फर्दर बात करेंगे और प्रिंसिपल्स हम बताएंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच गाइड टू एथिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स हमें अपने माइंड में रखने चाहिए व्हाइल मेकिंग द एथिकल डिसीजन मेकिंग। सो एथिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर विल डू एन अदर लेक्चर, सो इस वहाँ पे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे हम एथिक्स को यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जस्टिस के टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, फेयर ट्रीटमेंट के टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं कि वो कैसे फिर एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और एम्प्लॉयज़ के एथिकल बिहेवियर्स क्या हैं। तो इट्स इन डिफरेंट परस्पेक्टिव हेयर। ठीक है, तो ट्रेनिंग में भी हाउ टू यूज एथिकल फ्रेमवर्क सच एज कोड ऑफ कंडक्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें आ गई। देन हाउ टू यूज HR फंक्शंस सच एज इंटरव्यूज एंड डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस इन एथिकल वेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने एथिकल वेज में अपने ट्रेनिंग एथिक्स की आप एम्प्लॉयज़ को बेसिकली इम्पार्ट करें। यू शुड इम्पार्ट द एथिक्स ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी मैनेजमेंट एथिक्स एक्टिविटीज़ की ही और क्या है जी। हम अब डिफरेंट हम HR के स्टेप्स देख रहे हैं ना कि वहाँ पे एथिक्स को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं और कैसे एथिक्स एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट कर सकते हैं, एथिकल डिलेमास को कैसे मीट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर नेक्स्ट इज़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी मैंने आपको बताया जैसे उसकी वैलिडिटी वगैरह हो सकती है, सब्जेक्टिव वैलिडिटी होती है, तो उसमें भी इसलिए एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेनटेन करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली जब परफॉर्मेंस अप्रेजल सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव ना हो, तो वहाँ पर सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन आ जाती है एवैल्यूएटर की। तो इन दोज केसेस एथिकल स्टैंडर्ड्स को फेवरेटिज्म वगैरह नहीं होनी चाहिए, या जिन एम्प्लॉयज़ को यू डोंट लाइक समटाइम्स सुपरवाइजर्स क्या करते हैं उनकी नेगेटिव रेटिंग लेके भेज देते हैं, तो दिस इज ऑल अनएथिकल। तो अप्रेजल्स दैट मेक इट क्लियर दैट द कंपनी एडहियर्स टू हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स बाय मेजरिंग एंड रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ विद हु फॉलो दो स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई कि आप एथिक्स को फेयरली यूज़ करें, फेयर एथिक्स के साथ आप परफॉर्मेंस को अप्रेज करें। दूसरा ये कि वो एम्प्लॉयज़ जो एथिकल बिहेवियर शो करते आए हैं दे मस्ट बी कंसिडर्ड इन द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। उनके एथिकल बिहेवियर को वेटेज मिलनी चाहिए और उनको रिवॉर्डिंग देयर बिहेवियर शुड बी रिवॉर्डेड। तो जैसे हमने रीइंफोर्समेंट थ्योरी में देखा कि आपका पॉजिटिव जो बिहेवियर है उसको रिवॉर्ड लाजमन मिलना चाहिए इन ऑर्डर टू इनकरेज दैट बिहेवियर एंड इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स दैट बिहेवियर। ठीक है, तो इसी तरह जो एथिकल बिहेवियर्स जो एम्प्लॉयज शो करते हैं दे मस्ट बी रिवॉर्डेड। फिर उसके बाद रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिनरी सिस्टम्स, इसमें आप देखें कि द ऑर्गेनाइजेशन स्विफ्टली एंड हार्शली पनिशेस अनएथिकल conduct in the reward and the disciplinary systems. Then the workplace aggression and violence, taking care that HR actions do not foster perceptions of inequities that translate into dysfunctional behavior by employees. राइट, सो ऐसा कोई भी एक्शन फ्रॉम HR नहीं होना चाहिए जो कि परसेप्शंस ऑफ इनइक्विटीज को फॉस्टर करे और एज अ रिजल्ट डिसफंक्शनल बिहेवियर आए सच एज द एग्रेशन या वायलेंस वगैरह वर्क प्लेस में आए एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपनी की किसी भी एक्शन या कंपनी की किसी भी पॉलिसी के नतीजे में। विसल ब्लोअर्स जो हैं ये बेसिकली आर द पीपल आर द इंडिविजुअल्स। जैसे एनरॉन वगैरह के जो केसेस हुए तो उसके बाद बेसिकली इनके कॉन्सेप्ट को विसल ब्लोअर्स को काफ़ी लीगैलिटी मिली और इनको लीगल राइट्स मिले, प्रोटेक्शन मिली विसल ब्लोअर्स को इन द वेस्टर्न कंट्रीज, लॉस वेगास वगैरह में। इनका कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि दे आर बेसिकली एज यू कैन रीड हियर दैट दे विसल ब्लोअर्स दे गिव वार्निंग्स ऑफ द सीरियस रॉन्ग डूइंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड बेसिकली सीरियस रॉन्ग डूइंग्स ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं सच एज जो कॉर्पोरेट किस्म की रॉन्ग डूइंग्स हों एट हायर लेवल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल के ऊपर या सीनियर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर अगर कोई फ्रॉड्स या रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं और समथिंग डूबियस इज हैपनिंग देयर जिसके बारे में आपको डाउट्स हैं, यू हैव सम क्लूज, तो वो उनके लिए बेसिकली ये विसल ब्लोअर्स होते हैं और इनका उसके लिए मैकेनिज्म होता है कि वो उस तरह के जो केसेस हैं उनको एनोनिमसली बेसिकली विसल ब्लोअर्स को फिर प्रोटेक्शन दी जाती है कि वो एनोनिमसली अपनी वॉइस को रेज करें। ठीक
ठीक है, और उनको नाम एनोनिमस रखा जाएगा और फिर इस तरह के केसेस को सर्च आउट किया जाएगा, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी एंड इफ देयर रियली आर सच केसेस हैपनिंग तो फिर सो दैट उनको हुक किया जा सके, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ये जो विसल ब्लोअर्स हैं, जैसे इनका नेम इंडिकेट कर रहा है कि इट्स ओनली फॉर द सीरियस केसेस एट द हाईएस्ट लेवल। कोई छोटे मोटे जो केसेस ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहे होते हैं, जैसे कोई हैरेसमेंट का केस हो गया या कोई और मिसकॉन्डक्ट का केस हो गया, तो वो तो कंपनी का इंटरनल जो एचआर डिपार्टमेंट है या जो डिपार्टमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन का, वही उसको डील करेगा, ठीक है। उसके लिए विसल ब्लोअर्स नहीं है, ठीक है। जो तो विसल ब्लोअर्स बेसिकली कहाँ रिपोर्ट करते हैं, हॉटलाइंस इसके लिए बनी हुई होती हैं। तो जैसे पाकिस्तान में भी नैब ने एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश की हुई है जहाँ पे विसल ब्लोअर्स जो हैं वो दे कैन रिंग द बेल्स, द विसल ब्लोअर्स, और एनोनिमस उनकी एनोनिमिटी उनकी मेंटेन रहती है। देयर आर सर्टेन राइट्स द विसल ब्लोअर्स हैव, ठीक है, एंड दे आल्सो हैव ऑफ कोर्स सर्टेन ड्यूटीज। बट विसल ब्लोअर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि इन ऑर्डर टू स्टॉप एनीथिंग अनएथिकल फ्रॉम हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, विसल ब्लोअर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद यह है कि टू वे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिल्डअप होनी फेयर परसेप्शंस और फेयर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बिटवीन द टू पार्टीज़। सो एंगेजमेंट होनी चाहिए ऑफ द टू पार्टीज़। उसके बाद एक्सप्लेनेशन विच मीन्स जो भी डिसीजन जहाँ पे भी आपने अराइव किया है, वेदर दैट इज़ अ पॉजिटिव डिसीजन और दैट इज़ अ नेगेटिव डिसीजन, इट शुड बी वेल एक्सप्लेन्ड टू द एम्प्लॉई, और उसको ये बताना चाहिए कि जी इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन रीजंस के ऊपर, इस वजूहात पे हमने ये वाला डिसीजन लिया। इट शुड बी प्रॉपरली बैक्ड अप एंड प्रॉपरली जस्टिफाइबल। Then expectation clarity, making sure everybody knows up front by what standards they will be judged and the penalties for failure. तो ये हर किसी को पता होना चाहिए right from the building, right from the beginning, कि वो किन standards के against employees judge, यानी उनको code of conduct clear होना चाहिए. It should be well communicated to the employees कि वो कैसे judge हो रहे हैं, on what grounds they are being judged, so that उनको ये पता हो कि अगर ये वाला decision हुआ है या ये वाला decision उस वक्त होगा जब आप इस तरह का behavior show करेंगे या इसके ये consequences होंगे. So expectation clarity should be there. सो ये बेसिकली हमने जो टू वे कम्युनिकेशन की तो उसके अंडर ही हम बता रहे हैं कि जैसे स्पीकअप प्रोग्राम्स वगैरह, समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पीकअप प्रोग्राम्स रखे होते हैं ऐसे विच अलाउ द एम्प्लॉइज टू रजिस्टर देयर क्वेश्चंस, कंसर्न्स, फीलिंग्स एंड कंप्लेंट्स अबाउट द वर्क रिलेटेड इश्यूज अगर कोई हो तो उसके ऊपर. देन देयर आर ओपिनियन सर्वेज होते हैं विच इज द कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस क्वेश्चनर्स टू रेगुलरली आस्क एम्प्लॉइज अबाउट देयर ओपिनियन अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट. जैसे आपने सेटिस्फेक्शन सर्वेज वगैरह देखे होंगे, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ये एटीट्यूड सर्वेज भी इनको बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन सर्वेज बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के सर्वेज करवाती हैं, एम्प्लॉइज के ओपिनियन लेती हैं कि वो अपना फीडबैक दें कि किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. वो ओवरऑल देखना चाहती हैं कि एम्प्लॉइज की क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, एम्प्लॉइज क्या परसीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड सो ऑन. बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन को इनकरेज करने के ये भी एक मोड है. देन टॉप डाउन प्रोग्राम्स हैं. सो दीज आर द सिस्टम्स वेयर द टॉप मैनेजमेंट मीट्स द बॉटम मैनेजमेंट इन अ सीरीज ऑफ राउंड टेबल डिस्कशंस में, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट का और बॉटम मैनेजमेंट में बहुत गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता है. तो ये इस तरह के जो टॉप डाउन प्रोग्राम्स हैं जिसमें राउंड टेबल्स में टॉप मैनेजमेंट जूनियर लेवल के साथ मीटिंग्स करती है, तो वो इन गैप्स को एड्रेस करने के लिए करती है और इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि डाउन फ्लोर पर, शॉप फ्लोर पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि शॉप फ्लोर के ऊपर जो एम्प्लॉइज हैं, डाउन लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं, वही कस्टमर्स वगैरह के साथ और इधर उधर इंटरेक्शन ज्यादा कर रहे होते हैं ना. तो दे हैव मोर आइडिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस तरह से क्या करना चाहिए. तो ये टॉप डाउन प्रोग्राम्स जो हैं इनका बेसिकली यही मकसद होता है. देन द एम्प्लॉय डिसिप्लिन एंड प्राइवेसी. That is basically you need to when you want to discipline or you need to discipline an employee, of course when the employee has basically अगर वो एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा है या वो मिसबिहेव कर रहा है, मिसकंडक्ट शो कर रहा है, तो देन यू नीड टू डिसिप्लिन एन एम्प्लॉय. ठीक है. तो इसके लिए बिफोर डिसिप्लिन द एम्प्लॉय एक दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि देयर शुड बी क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेल कम्युनिकेटेड कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए विच शुड बी द पार्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड शुड बी वेल कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉइज. हर किसी के पास होना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के पास कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉइज के पास नहीं होता, बनाया होता है बट दैट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉइज. तो एक चीज़ तो ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए जिसमें क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हों, वर्क प्लेस इशूज़ के बारे में बताया हो, इन्फॉर्म किया हो एम्प्लॉइज़ को, उनको पता हो कि माइनर मिसकॉन्डक्ट क्या है, मेजर मिसकॉन्डक्ट क्या है और किसकी क्या पेनल्टी है. ठीक है. फिर ए सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव पेनल्टीज होना चाहिए कि द रेंज एंड स्वेरिटी ऑफ द पेनल्टी जो है दैट शुड बी लिंक्ड टू द नेचर ऑफ द मिसकॉन्डक्ट. अगर वो ऑफेंस या मिसकॉन्डक्ट माइनर है तो माइनर पेनल्टी होगी, अगर मेजर है तो मेजर पेनल्टी होगी. सो सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव पेनल्टीज शुड बी फॉलोड. एंड थर्ड देयर शुड बी एन अपील प्रोसेस.
ठीक है, अगर आपने को पेनल्टी दे दी किसी एम्प्लॉय को, पे पेनल्टी लग गई, तो फिर उसको ही शुड हैव और ही और शी शुड हैव अ चांस टू अपील अगेंस्ट दैट डिसीजन। ठीक है, जब आपने डिसिप्लिन करना है, अगर किसी एम्प्लॉय ने मिसकॉन्डक्ट किया है, वो नेगेटिव बिहेवियर उसने शो किया है, अनएथिकल बिहेवियर है या नेगेटिव बिहेवियर उसने शो किया है, तो उसको आपने कैसे डिसिप्लिन करना है। ठीक है, उसके लिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं विच आई विल जस्ट रीड देम थ्रू फॉर यू एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड देम ऑल वेरी केयरफुली। ठीक है, उनको बहुत केयरफुली पढ़ें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सच इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। डज द फैक्ट सपोर्ट द चार्ज ऑफ एम्प्लॉइज रॉन्ग डूइंग, यानी एक तो आपने ये करना है कि आपने फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है, और वो जो चार्ज शीट है अगेंस्ट द एम्प्लॉय के उसने रॉन्ग डूइंग की है, आपने ये विल ट्राई टू फाइंड एंड गैदर द थ्रू फैक्ट्स वेदर वो चार्ज शीट फैक्ट ट्रू है या नहीं है। वर द एम्प्लॉइज ड्यू प्रोसेस राइट्स प्रोटेक्टेड, उसके राइट्स प्रोटेक्टेड थे, उसको मिले हुए थे या उसके राइट्स वायलेट हुए हुए थे एंड एज अ रिजल्ट उसने मिसकॉन्डक्ट किया। वॉज द एम्प्लॉय वार्न्ड ऑफ डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, उसको पता था कि अगर वो इस तरह का कोई डिसिप्लिनरी इशू करेगा तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वाज द रूल वायलेटेड एंड वाज रीजनेबली रिलेटेड टू द एफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट, क्या कोई रूल था ऑर्गेनाइजेशन का जो वायलेट हुआ है और उसके वायलेट होने से ऑर्गेनाइजेशन का सेफ और स्मूथ एनवायरनमेंट, उसकी फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर हो रही है। वाज द मैटर फेयरली एंड एडिक्वेटली इन्वेस्टिगेटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द डिसिप्लिन, उसकी फेयर एडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, और इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए। हैव रूल्स ऑर्डर्स और पेनल्टीज बीन अप्लाइड इवन हैंडेडली, अप्लाई होने चाहिए रूल्स, ये नहीं है कि एक जो अक्यूज्ड है उसके लिए डिफरेंट रूल्स हों, दूसरा उसके लिए डिफरेंट हों, सो दे शुड बी अप्लाइड इवन हैंडेडली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। देन डिड द एम्प्लॉय हैव द राइट टू काउंसिल, एम्प्लॉय के पास होना चाहिए। ठीक है, फिर जो है वो डिड एंगर, हेयरसे और पर्सनल इंप्रेशन अफेक्ट द डिसीजन, सो दीज थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट द फाइनल डिसीजन अगेंस्ट जो भी आपने उस डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, उसमें आपका कोई भी पर्सनल एग्रेशन या पर्सनल कुछ भी उसमें नहीं आना चाहिए, यानी वो एक न्यूट्रल डिसीजन होना चाहिए। सो डिसिप्लिन विदाउट पनिशमेंट, दैट इज इशू, जब किसी ने कोई मिस्टेक की है, अगर वो माइनर है तो उसमें आप एक ओरल रिमाइंडर उसको पहले देंगे, उसके बाद अगर वो इंसिडेंट दोबारा 6 मंथ्स वीक्स के अंदर होता है तो राइट अ रिटन रिमाइंडर दें और उसकी कॉपी उसकी पर्सनल फाइल में लगाए। अगर वो फिर उसको एक पेड लीव दें 1 दिन की फॉर मेकिंग डिसीजन कि वेदर उसने अपना वो एक्शन को रेक्टिफाई करना है या नहीं करना, डिसिप्लिन खुद को करना है या नहीं करना। अगर वो फर्दर दोबारा इंसिडेंट नहीं होता है अगले 1 साल में, तो फिर वो जो आपने उसकी फाइल में कॉपी उसकी लगाई थी वो उसकी फाइल में से निकाल लें। But if the behavior is repeated, then of course you have to dismiss the employee. You don't have any other choice but to dismiss the employee. So dismissals क्या हैं? Basically involuntary terminations of an employee हैं, ठीक है। So and termination at will जो है वो without a contract the employee can resign for any reason at will and the employer can similarly dismiss the employee for any reason or no reason at will, ठीक है। तो that is termination at will. अच्छा, आप मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर नंबर ऑफ ग्राउंड्स फॉर डिसमिसल, जिसमें ये कि एक तो ग्राउंड ये हो सकता है कि परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, और परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री होने का मतलब ये है कि देयर इज परसिस्टेंट फेलियर है टू परफॉर्म असाइंड ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज उसको मिली हैं वो उनको नहीं कर पा रहा। दूसरा ये कि अगर वो मिसकॉन्डक्ट करे एट द वर्क प्लेस, ठीक है, वायलेट करे रूल्स को, लॉस को, एक्सेट्रा, स्टीलिंग करे, अदर राउडी बिहेवियर, इनसबऑर्डिनेशन शो करे। देन लैक ऑफ क्वालिफिकेशंस फॉर द जॉब, अगर वो जॉब नहीं कर सकता, ही डज नॉट हैव इनफ क्वालिफिकेशंस, ही इज इनएबल टू डू दैट जॉब। देन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब हैव चेंज्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम अगर अब ऑटोमेट हो गया फ्रॉम मैनुअल, अब एम्प्लॉय एनी मोर वो काम नहीं कर सकता, तो देन दैट कैन फॉर्म अ ग्राउंड फॉर डिसमिसल। सबऑर्डिनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राउंड हो सकता है डिसमिसल का, कि अगर एम्प्लॉय जो है वो अपने सुपरवाइजर को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी अथॉरिटी को नहीं मान रहा, या इनमें से कोई भी एक काम कर रहा है, तो ये सारे इन सबऑर्डिनेशन में आएंगे। इनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, देर आर ऑल वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, ब्लेटेंट डिसरिगार्ड ऑफ रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर गिवन बाय द सुपरवाइजर, public criticism of the boss, contradicting or arguing with him or her is also negative and inappropriate. Then participation in of leadership or leadership of an efforts to undermine and remove the boss from power. So ये सारी चीजें जो हैं ये insubordination में आ जाती हैं। How you can manage the dismissal? First, foster a perception of fairness in the dismissal situation by instituting a formal multi-step procedure. जब आपने dismissal का कोई decision करना है तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, एक फेयर
प्रोसेस बनाने के लिए मल्टी प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे, एक मल्टी प्रोसीजर स्टेप्स आप अडॉप्ट करेंगे, जिसमें एक वार्निंग देंगे, फिर हैविंग अ सुपरवाइजिंग मैनेजर ये फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एंड हाउ टर्मिनेशन डिसीजंस वर मेड एंड एस्टैब्लिशिंग अ न्यूट्रल अपील प्रोसेस। जैसे मैंने आपको पहले 3 स्टेप्स दिए थे, तो मोरलेस सेम स्टेप्स ये हैं यहाँ पर भी कि आप एक मल्टी स्टेप प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जिसमें पहले आप उसको वार्निंग्स देंगे, फिर उस जो बंदा मिसकॉन्डक्ट कर रहा है या इनसबऑर्डिनेशन और व्हाटएवर वो कर रहा है, जिस भी बेस पे या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो आप उसके सुपरवाइजर को बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे सिचुएशन को प्रॉपरली, उसको इवेलुएट करके, एंड देन यू शुड आल्सो गिव, जो भी डिसीजन करें उसके बाद आपको अपील प्रोसेस जो है वो अपील का राइट उसको देना चाहिए। अगर आप उसको जस्ट कॉज पे, यानी किसी भी इन रीजन में से, इन जो भी रीजन आपको बताई हैं डिसमिसल की कि ये हो सकती हैं, दे कैन बी द ग्राउंड्स ऑफ डिसमिसल, अगर इनमें से वो किसी को इन चीज़ों पे के अलावा कर रहे हैं तो दैट विल बी wrongful discharge. So wrongful discharge is a discharge that does not comply with the law. So discharge does not comply with the contractual arrangements stated by or employed by the firm via its employment application form, employee manuals or other promises. यानी इन सारी चीज़ों में as per all these उस employee contract के according आप उसका dismissal नहीं कर रहे, आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एप्लीकेशन फॉर्म या एम्प्लॉय मैनुअल्स आप अगर उसका डिसमिसल कर रहे हैं एंड इट ऑल्सो डज नॉट कंप्लाई विद द लॉ, तो दैट इज अ रॉन्गफुल डिस्चार्ज। सो दे शुड बी अवॉइडेड बिकॉज एज अ रिजल्ट अगर रॉन्गफुल डिस्चार्ज होगा तो आप लिटिगेशन में केस चला जाएगा और एम्प्लॉयर को हैवी उसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर जो टर्मिनेशन इंटरव्यू है, यानी अगर आप एम्प्लॉय को डिसमिस कर रहे हैं, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इंटरव्यू उसका बहुत केयरफुली आपने लेना है, क्योंकि वो एम्प्लॉय वायलेंट हो सकता है, वो बड़े एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है, वो नेगेटिव बिहेवियर शो कर सकता है, इसलिए आप उसको प्रॉपरली एक तो फेस टू फेस उसको बताएं, फोन वगैरह के ऊपर इस तरह की बात ना बताएं। जब वो आए तो उसको अपने ऑफिस में बिठा के गिव हिम सम टाइम, 5-10 मिनट उसको दें, सेटल डाउन होने दें, उसके बाद उसको बात बताएं कि दिस इज व्हाई यू हैव मेड दिस डिसीजन, और आपके पास सारी जस्टिफिकेशन, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ होने चाहिए एज योर प्रूफ्स कि आपने ये डिसीजन क्यों किया है। ठीक है, और देन मतलब ये है कि आप उसको यू शुड बी टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें, डोंट बीट अबाउट द बुश, उसको सिचुएशन बताएं और अपना डिसीजन बताएं। ठीक है, और फिर इफ ही हैज टू से समथिंग, लिसन टू हिम, गिव हिम एप्रोप्रिएट टाइम, प्रॉपर टाइम दें, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर कोई उसके सेवरेंस पे है या पैकेज है या कोई क्या उसकी मतलब कि कैसे क्लोज कैसे करने हैं उसके अकाउंट्स, यू शुड गिव हिम ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट एज वेल। ठीक है, और उसके बाद वो एम्प्लॉई जो है ही माइट बी वेरी मच डिसओरिएंटेड ऑफ कोर्स, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके लिए आउट प्लेसमेंट काउंसलिंग सेल्स वगैरह बनाए होते हैं कि जिन एम्प्लॉइज को डिसमिस या टर्मिनेट किया है उनको उनकी काउंसलिंग की जाए, आके वो अब कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे अपने स्किल्स को मैच कर सकते हैं एक्सेट्रा, बिकॉज एम्प्लॉइज might become very much, it might be a very hard and shocking news for the employees and they might become very disoriented. So but it is of course voluntary, कुछ organizations ये service है, some organizations do provide it and some do not provide it, not necessarily. तो एग्जिट इंटरव्यूज आर ऑल्सो कंडक्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस। जब कोई एम्प्लॉय जा रहा होता है एट द टाइम ऑफ द एग्जिट, तो उससे इंटरव्यू लेते हैं और उससे वर्किंग कंडीशंस और ओवरऑल उसकी ओपिनियन लेते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, या क्या प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में एंड थिंग्स लाइक दैट, इन ऑर्डर टू दे आर जस्ट लाइक ओपिनियन सर्वेज। लेकिन ओपिनियन सर्वेज से ज़्यादा ये इनमें कैंडिड ओपिनियन एम्प्लॉइज दे सकते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो देंगे, क्योंकि अब नाउ दे आर नो मोर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर उनको कोई फियर्स नहीं है कि अगर वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन बता देंगे तो इसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उन पे हो सकते हैं, एंड देयरफॉर वो एग्जैक्ट सिचुएशन इट इज एक्सपेक्टेड कि वो आपको बता देंगे एंड इट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, या अपने जो वीक या नेगेटिव एरियाज हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ रिजल्ट आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आल्सो रिलेटिंग टू द एग्जिट इंटरव्यूज सो व्हिच यू कैन आस्क। ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं कुछ कि आप इनको कर सकते हैं। ले ऑफ्स ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टर्मिनेशंस या डिसमिसल से, बिकॉज ले ऑफ्स जब ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर कर रही होती है तो उस वक्त किए जाते हैं, इन कंट्रास्ट टू द टर्मिनेशंस। ठीक है, तो this is basically it. With this we end to the today's lecture. I hope you enjoyed. Let's meet up with the next lecture next time. Thank you very much and good luck. Allah Hafiz.